हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है? ठीक है। हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वाउचिंग। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट इज़ वाउचिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मीनिंग, वाउचिंग का मतलब क्या होता है और इसके फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें वाउचिंग क्यों करते हैं। ठीक है, वाउचिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। बेसिकली 5 नंबर का ही चैप्टर है ये, ज़्यादा नंबर मतलब टोटल 25 मार्क्स का चैप्टर है। पेपर होगा तुम्हारा जिसमें से 5 मार्क्स का, ठीक है, वाउचिंग वेरिफिकेशन में से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो शॉर्ट नोट पूछेगा तुमसे, या तो 2.5 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर 2.5 नंबर का है तो दोनों में से 2.5 नंबर का पूछ लेगा, अदरवाइज 5 नंबर का किसी एक चैप्टर से भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो वाउचिंग का मतलब देखते हैं, वाउचिंग का मतलब क्या होता है। वाउचिंग का मतलब क्या होता है, एक मिनट बस बताता हूँ, पेन सेलेक्ट कर लूँ, बस बता रहा हूँ मैं। तो देखो, वाउचिंग का मतलब क्या होगा। वाउचिंग कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयरऑफ। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब हम ना किसी चीज़ की चेकिंग कर रहे होते हैं, जैसे मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ परचेज 10 लाख, तो परचेज 10 लाख लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परचेज 10 लाख का रियल में है या फेक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उससे कोई ऑडिट एविडेंस मांगेंगे। तो हमने मैनेजमेंट से ऑडिट एविडेंस मांगा, मैनेजमेंट ने क्या करा, हमें ला के दिया बिल का, ये देखो भाई साहब ये रहा बिल इसका, जितने का मैंने परचेज करा है, अब देख लो। तो अब जब उन्होंने मुझे बिल ला के दिया ना, तो अब मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को चेक करूँगा कि क्या बिल ओरिजिनल है। ठीक है, फिर उसमें सबसे पहले क्या चेक करूँगा, डेट चेक करूँगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस डेट पे रिकॉर्डिंग हो रखी है उस डेट का बिल है या नहीं है, उस साल का बिल है या नहीं है, जितना अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखा है परचेज के सामने उतने अमाउंट का बिल है या नहीं है, पार्टी का नाम क्या है, जिस पार्टी का नाम है उस पार्टी के नाम से रिकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करूँगा, उसका GSTN नंबर हो गया। ठीक है, फिर क्या भेजा है उसने, क्वांटिटी कितनी थी, प्राइस क्या था। ठीक है, टैक्स क्या बना, फिर उसके बाद डिस्काउंट कितना मिला, ये सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा। तो इसी चीज़ को मैं कहता हूँ वाउच करना, वाउचिंग करना। मतलब जब आप वाउचर्स का की चेकिंग करते हो तो उस चीज़ को हम कहते हैं वाउचिंग। वाउचर की चेकिंग बन जाएगा वाउचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को चेक करते हो ताकि ना आप चेक कर पाओ कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है वो ट्रू एंड फेयर रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ है, गलत तरीके से रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है, इस चीज़ को चेक करना। ठीक है, अब देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, पढ़ लेते हैं एक बार। According to Institute of Chartered Accountant of India, the auditor should obtain the sufficient appropriate audit evidence matters to afford the reasonable basis for the opinion regarding the financial statement examined by him. On the basis of the vouchers, the auditor should satisfy himself that the documentary and other evidences of sufficient validity is available and is in order. तो बेसिकली ये कहता है कि एज चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से क्या है कि ऑडिटर को क्या चाहिए होता है, एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है। ठीक है, ताकि वो अब उसके बेसिस पे ना अपना रीजनेबल ओपिनियन ले पाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो चेक कर रहा है वो सही है नहीं है। तो उसके लिए उसे सबसे पहले क्या चाहिए होता है, वाउचर्स चाहिए होता है, जिसके बेसिस पे वो चेक कर पाता है कि जो भी मतलब जो भी चीज़ें रिकॉर्ड की गई है, ठीक है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है और उसके एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, और इसके बेसिस पे क्या कर पाए, वो अपना वैलिड और रीजंस ले पाए, मतलब वैलिड ओपिनियन ले पाए कि हाँ ये जो जो रिकॉर्ड्स करा गया है, जो ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड हुए हैं वो सही है, अमाउंट सही है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रखी है, मतलब वैलिडिटी चेक कर पाए कि सभी चीज़ें सही तरीके से हुई है। ठीक है, अब देखो आगे इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है वाउचिंग का। ऑल ट्रांजेक्शंस कनेक्टेड विद द बिजनेस हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स है ना जो बुक्स ऑफ बिजनेस से रिलेट करते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुए हों बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ऐसा एक भी ट्रांजेक्शन ना हो जो छूट गया हो। उस चीज़ सबसे पहले इस चीज़ को ये इंश्योर करता है। फिर दूसरा है
to ascertain that the recorded transaction are genuinely connected with the business। और ये ascertain करता है, मतलब ये इस चीज़ की चेकिंग करता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है ना वो सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल क्या नाम है ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस में दिखा रखा है मैनेजमेंट ने, ठीक है। तीसरा कहता है द वाउचर्स इज सपोर्ट ऑफ द एंट्रीज आर लीगल वैलिड, they are authentic, properly dated, addressed to the business of the client and are not fraudulent in any respect। मतलब वाउचर्स क्या करता है, सपोर्ट करता है लीगैलिटी ऑफ वैलिड ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। इस केस में आप क्या चेक करोगे, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करोगे, प्रॉपर्ली डेटेड है या नहीं है, एड्रेस चेक करोगे, बिजनेस क्लाइंट के बारे में चेक करोगे, और इन सभी चीज़ों के बारे में आप क्या करोगे, चेक करोगे। इसके बाद कहता था वाउचर्स हैव बीन केयरफुली प्रोसेस्ड थ्रू ईच स्टेज ऑफ एवरी इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, ठीक है। कि आप चेक करोगे कि वाउचर जो है प्रॉपरली केयरफुली क्या हुआ है, प्रोसेस्ड हुआ है नहीं हुआ ईच स्टेज में, अगर हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को आप चेक करोगे और वाउचर क्या करता है, और साथ में ये भी चेक करोगे कि ये वाउचर जो था प्रॉपरली ऑथोराइज था या नहीं था, ठीक है। कि ऐसा तो नहीं है कि वाउचर जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी उसने ये वाउचर इशू कर दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो वहाँ पे भी फ्रॉड के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो परचेज है, ठीक है। अब क्या है, परचेज अगर कुछ भी परचेज हुआ होगा तो जो भी आपके पास जैसे परचेज नहीं, जैसे मान लो सेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट में ना मान लो मिस्टर ए को बैठा रखा है कि जितने भी सेल्स होंगे ना उसके वो क्या नाम है आपको इनवॉइस काट के देने हैं। तो अब क्या हुआ यहाँ पे ना, सेल्स हुआ है, अब वो मिस्टर ए इनवॉइस काटता है, बट इस मिस्टर ए क्या हुआ कुछ टाइम के लिए चला गया, अब मिस्टर बी आ गया वहाँ पर। तो मान लो सेल्स हुआ था 12 लाख का, उसने इनवॉइस काटा 10 लाख का, ठीक है। 2 लाख का जो सेल्स हुआ वो कैश लेके ना अपने पास रख लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑथोराइजेशन नहीं थी और उसने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया। तो ये सभी चीज़ों को चेक करना इसका की ड्यूटी बन जाती है, ऑडिटर की ड्यूटी बन जाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट शुड बी कवर्ड व्हाइल एग्जामिनिंग द वाउचर्स, ठीक है। तो देखो मैं इस चैप्टर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। कुछ भी ना बुक में से याद नहीं करना है, तुम अपनी तरफ से पॉइंट इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये कहता है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिसे तुम कंसीडर करोगे जब चेकिंग करोगे, वाउचर को चेक करोगे, ठीक है। तो जो मैं पॉइंट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना वही पॉइंट सब जगह भी लिख दोगे, मतलब यहाँ पे भी जितने भी वाउचर्स आएंगे उनकी चेकिंग करते वक्त तो भी काम चल जाएगा। वैसे मैंने तुम्हें जब मैंने पढ़ाया था ऑनलाइन क्लास में तो 3 टॉपिक लिखवाए थे मैंने तुम लोगों को, ठीक है। तो या तो उसके हिसाब से लिख लो या इसके हिसाब से, जैसे मर्जी जो इजी लगे उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। जैसे नहीं भी लिखवाया है तो यहाँ से देख लो, यहाँ से भी काम चल जाएगा। तो जैसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, ऑल वाउचर शुड बी कंसिक्यूटिवली नंबर एंड फाइल प्रॉपर्टी। तो जितने भी वाउचर्स है वो कंसिक्यूटिवली नंबर्ड होने चाहिए। जैसे मान लो आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, आपने सेल्स के वाउचर्स इशू करे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है बिल नंबर 1 2 3 है उसके बाद बीच के 10 12 बिल गायब है उसके बाद आगे क्या है। ऐसा नहीं है कि एक बिल 1 नंबर का है फिर अगला बिल 101 है फिर 400 है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। कंसिक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए और फाइल प्रॉपर्ली होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसा है, अगर मान लो बिल नंबर 1 है वो 1 अप्रैल का है, ठीक है। और मान लो बिल नंबर क्या नाम है, जैसे मान लो इस तरीके से बिल नंबर 101 क्या है 1 अप्रैल का है, और बिल नंबर 432 वो क्या है तुम्हारा 10 अप्रैल का है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपरली नंबर्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली फाइल्ड होना चाहिए और कंसिक्यूटिवली नंबर्ड में होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखोगे। दूसरा ये कहता है कि ईच वाउचर शुड बी डेटेड एंड द डेट शुड बी फॉल विद इन द फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑडिट। कि जितने भी वाउचर्स होंगे वो प्रॉपरली डेटेड होना चाहिए और वो जो डेट है ना वो उसी फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 2 साल 10 साल पुराना बिल ला के दिखा रहे हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है वाउचर शुड बी इन द नेम ऑफ द क्लाइंट। जो वाउचर होगा क्लाइंट के नेम का होगा एंड शुड रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट। और वो किससे रिलेट करना चाहिए, बिजनेस से रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट के नेम पे तो था बट वो बिजनेस से रिलेट ही नहीं करता, उसके पर्सनल यूज़ का था, उसने इस क्या नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। The amount shown on the voucher should be calculated accurately and the amount in order or in figure should be matched। ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपने वाउचर में कैलकुलेट किया होगा अमाउंट वो एक्यूरेट होना चाहिए और जो वर्ड्स में लिखा हुआ है और जो फिगर्स में लिखा हुआ है अमाउंट दोनों मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं है उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि द सिग्नेचर ऑफ द ऑफिशियल अथॉराइजिंग द ट्रांजेक्शन शुड बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। तो जिसके पास अथॉरिटी होगी, ठीक है,
उसी बंदे ने उसके ऊपर क्या किया हो, सिग्नेचर कराओ, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कराओ। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो ये क्या होगा, ये बिल क्या होगा, इनवैलिड होगा। उसके बाद वाउचर मस्ट बी अफिक्स्ड विद द रिवेन्यू स्टैम्प एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। अगर मान लो कहीं लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपको उसके ऊपर ना रिवेन्यू स्टैम्प लगाना है, तो उस पर प्रॉपरली रिवेन्यू स्टैम्प होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भी वो वाउचर क्या होगा, वो इनवैलिड वाउचर माना जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर वाउचर originating outside the business should be verified their genuinity। genuinity, ठीक है। vouchers originating outside the business should be verified for their genuinity। the vouchers inspect should be cancelled by the stamp lest they should be produced again। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे vouchers are entered properly in the financial book। for example proper allocation is made between the capital and revenue, ठीक है। that the cash purchases are not recorded twice, once in cash book and then in purchase book। तो बेसिकली इस पॉइंट में क्या कहना चाहता है वो, कि जो होगा ना वाउचर्स इंटर होने चाहिए फाइनेंशियल बुक के अंदर, और उसका आपने प्रॉपरली सेग्रीगेशन कराओ कि जैसे रेवेन्यू नेचर का तो रेवेन्यू में डाला हो, कैपिटल नेचर को तो कैपिटल में डाला हो, और ऐसा ना हो कि परचेज आपने दो बार रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में या परचेज बुक में। तो एक ट्रांजेक्शन एक ही बार रिकॉर्ड होना चाहिए, डुप्लीसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेट क्या कहते हैं, भूल गया मैं। तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ट्रांजेक्शन एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ पे आना चाहिए वहीं पे आ रखा हो, ठीक है। कैपिटल नेचर का हो तो कैपिटल में आया हो, रिवेन्यू नेचर का हो तो रिवेन्यू में आया हो। उसके बाद यहाँ पे कहता है वाउचर आर वैलिड फॉर एग्जांपल प्राइस शोन ऑन द सेल्स इनवॉइस शुड बी एज पर द अप्रूव्ड प्राइस लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट करा था आपने 10 लाख का, तो प्राइस भी क्या होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ 50 लाख लिख रहे हो, 20 लाख लिख रहे हो, 30 लाख लिख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो उसी के हिसाब से क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, वैलिड वाउचर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है इन केस ऑफ मिसिंग वाउचर। मिसिंग वाउचर क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। द ऑडिटर शुड आस्क फॉर द रीजंस फॉर द same and should rely on the appropriate evidence in such cases। For example, in case of missing purchase invoice, he may obtain a duplicate copy from the client। मतलब मिसिंग वाउचर क्या होता है, जैसे मान लो कोई वाउचर था, वो क्या हो गया है, मैनेजमेंट से खो गया है, तो उस टाइप के वाउचर को हम कहेंगे मिसिंग वाउचर। तो यहाँ पे क्या करेगा ना ऑडिटर, क्या करेगा, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगेगा, कहेगा ठीक है ओरिजिनल खो गया तो मुझे फोटो कॉपी दो, या जिस बंदे से आपने परचेज करा था उससे क्या करो, दोबारा मांग के लाओ, मतलब डुप्लीकेट निकलवा के ले आओ। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो आप खुद लोगे, ठीक है। मतलब क्या करोगे, आप अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उस चीज़ को मेंशन कर दोगे। फिर एज फार एज पॉसिबल द ऑडिटर शुड नॉट सीक्स हेल्प ऑफ द क्लाइंट स्टाफ वाइल वाउचिंग। तो अगर जब आप चेक कर लोगे ना वाउचर्स के, तो आप क्लाइंट के स्टाफ से हेल्प नहीं लोगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, घपलाबाजी कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे क्योंकि फ्रॉड वगैरह तो हुआ होगा उनके एंड से ही, अब मैनेजमेंट क्या करेगी, ऐसे बंदों को भेज देगी आपकी हेल्प कराने के लिए जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। तो आप ऑडिट करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और यहाँ पे क्या होगा, आपके साथ नुकसान हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 दो बार आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वाउचिंग करना है तुम्हें इन सभी चीज़ों का। किन किन चीज़ों का वाउचिंग करना है, परचेज ऑफ गुड्स परचेज्ड, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सैलरी वेजेस हो गया, कैश ट्रांजेक्शन हो गया, बिल रिसीवेबल्स हो गए। तो इनका वाउचिंग करना है, तो तुम वाउचिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो अब मैं ना इन्हीं के लिए सारे पॉइंट ऊपर जो हमने पढ़े थे वही यूज़ करूँगा। तो जैसे मान लो मैंने पर पेमेंट करी है गुड्स परचेज की, तो उस समय मैं वाउचिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखूँगा, तो यही वाले पॉइंट देखो, याद रखना, ठीक है। क्या पॉइंट पढ़ा था हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑल वाउचर शुड बी कंसेक्यूटिवली नंबर एंड फाइल प्रॉपर्ली। तो जब हमने गुड्स परचेज करा होगा तो जो वाउचर है ना वो क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिवली नंबर का होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो 2012 है, ठीक है, तो 2012 का होना चाहिए। मतलब कंसेक्यूटिवली नंबर जो होगा उस पर उस नंबर के हिसाब से होना चाहिए, उनमें डिफरेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है यहाँ पर ईच वाउचर शुड बी डेटेड, और जो वाउचर होगा ना, जो बिल हमें मिला होगा
वो पूरा डेटेड होना चाहिए और जो डेट है ना वो उसी साल का होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे कहता है कि उसका क्लाइंट का नाम होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, और रिलेट करना चाहिए वो जो पेमेंट करी है मैंने बिजनेस से, ठीक है। तो देखो मैंने एक भी पॉइंट वहाँ से नहीं देखा, यही वाले पॉइंट मैं यूज़ कर रहा हूँ और यही वाले पॉइंट हर जगह यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हें नया कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अमाउंट शोन इन वाउचर शुड बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, जो वाउचर में अमाउंट शो हो रहा होगा उसे आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। जैसे वाउचर में अमाउंट शो हो रखा होगा कि 10,000 यूनिट मैंने परचेज करा है, 10 रुपये का यूनिट है, इस हिसाब से अमाउंट दिया है, तो उस चीज़ को चेक करोगे, ठीक है। ये तो मैंने एक आइटम बताया, मान लो मैंने एक साथ 50 आइटम का परचेज करा और उन सबका प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है, तो उसके हिसाब से मैं सबको मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके उसका टोटल निकाल लूँगा कि कितना अमाउंट बन रहा है, ठीक है। वही यहाँ पे कहता है वाउचर का क्या करोगे, प्राइस कैलकुलेट करोगे एक्यूरेटली और चेक करोगे कि जो वर्ड्स में प्राइस लिखा हुआ है, जो फिगर में प्राइस लिखा हुआ वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 कहता है सिग्नेचर चेक करोगे ऑफिशियल अथॉरिटीज़ की, जो जिसने परचेज मतलब आपने गुड्स परचेज करा है, तो जो सेलर होगा उसने सेल करा होगा तो सिग्नेचर्स वगैरह चेक करोगे, ठीक है, वैलिड है या नहीं है। उसके बाद प्रॉपर स्टैम्प वगैरह हुआ है नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें चेक करोगे। उसका जीएसटीएन नंबर वगैरह चेक करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करोगे। तो और भी कुछ पॉइंट है जो अपनी तरफ से लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। जैसे पेमेंट में और क्या चेक कर सकते हो कि जो पेमेंट करा वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट करा होगा जब पार्टी को, तो पीरियड ऑफ द पेमेंट चेक करोगे, पेमेंट किस पीरियड से रिलेट करता है, राइट पर्सन को पेमेंट करा नहीं करा, ऑथोराइजेशन जिसके पास था उसी बंदे ने करा नहीं करा, प्रॉपर बिल्स वगैरह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करोगे, ठीक है। अभी देखो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। और ये मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से ना मेरे ख्याल से बहुत सारी स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, मैंने 2 बार तो इसे ऑनलाइन भी पढ़ा दिया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर, व्हाट इज मीन बाय द वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा था वाउचिंग का मतलब वही यहाँ पे देख लेंगे। अब रिलायबिलिटी ऑफ द वाउचर्स अवेलेबल ऑन द ऑडिटर्स डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे इसकी बात करता है कि रिलायबिलिटी के बारे में बात करता है। तो याद करो मैंने एक डायग्राम दिखाया था तुम लोगों को, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था तुम्हें, चलो मैं ओरली ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, रिलेट कर लेना तुम लोग। मैंने बोला था कि जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि वो कहाँ से मिला है डॉक्यूमेंट, मतलब जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को मिला है उस उसके मिलने से ना उसकी रिलायबिलिटी पे भरोसा किया जाता है। मतलब अगर वो ऑडिट एविडेंस जो मिला होगा वो अगर आपको मिला होगा मैनेजमेंट से, ठीक है, और वही सेम ऑडिट एविडेंस मिला होगा आउटसाइडर से, तो आउटसाइडर से मिला हुआ ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट से। तो याद करो मैंने पढ़ाया था तुम्हें इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री, विजुअली, ठीक है, पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ, डॉक्यूमेंट्री, ओरल और विजुअल। तो इस टाइप का बताया था मैंने। मैं ये बोला था कि अगर कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिलेगा तो ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू ओरल और विजुअल, ठीक है। और फिर मैंने बोला था कि अगर कोई ऑडिट एविडेंस मुझे ओरली मिला होगा, मतलब किसी से मैंने पूछा होगा और उसने बताया होगा, तो अगर वो ऑडिट एविडेंस मुझे मिला होगा तो वो कम रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। और अगर कोई ऑडिट एविडेंस मुझे विजुअली मिला होगा, मतलब मैंने जाके खुद चेक करा होगा, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा किससे, एज कम्पेयर टू ओरल से, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई ऑडिट एविडेंस मुझे मिला होगा मुझे क्या नाम है एक्सटर्नल पार्टी से, ठीक है, एक्सटर्नल मिला होगा तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू इंटरनल। तो ये वाले पॉइंट है वही यहाँ पे बात करता है कि रिलायबिलिटी के बारे में वाउचर्स की। तो हाँ रिलायबिलिटी डिपेंड करता है कि वो हमें मिला कहाँ से है, तो वो उसके सोर्स पर डिपेंड करता है। अगर मुझे एक्सटर्नली मिला होगा तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनली। अगर मुझे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिला होगा तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज़ कम्पेयर टू ओरल और विजुअल। तो ये डिपेंड करता है उसके अवेलेबिलिटी पे कि वो मिला कहाँ से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था तुम्हारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आता है डिफाइन वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है, और उसके बाद व्हाट आर द मटेरियल डिफेक्ट विच विल डिस्क्वालीफाई अ वाउचर एज सच। तो वाउचर का मतलब क्या होता है, वाउचर वो डॉक्यूमेंट, वाउचर का मतलब होता है वो पीस ऑफ पेपर, ठीक है, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो सर्व करता है एज अ प्रूफ। मतलब कि वो पेपर
जिसको ना आप यूज़ करते हो एज अ डॉक्यूमेंट की तरह। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए बिल, तो बिल क्या है, एक वाउचर है जिसे आप यूज़ कर रहे हो कल को एज अ एविडेंस दिखाने के लिए कि हाँ इसी के बेसिस जो है ना रिकॉर्ड करा था, ठीक है। तो वो एक पीस ऑफ पेपर होता है जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ प्रूफ। तो उस चीज़ को हम कहते हैं वाउचर, ठीक है। अब सवाल ये आता है, चलो एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कहता है अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, अ piece of evidence or a written document serving as a proof or a paper which confirm that the truth of the anything as a receipt of the certificate of correctness, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन देखा जाए तो एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो सपोर्ट करता है किसी ट्रांजेक्शन को, तो वो कहलाता है आपका वाउचर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कि कब कब वाउचर को ना डिफेक्टिव वाउचर माना जाएगा। मतलब वाउचर है बट उसके बावजूद भी उसे मटेरियल डिफेक्ट माना जाएगा, कब कब उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो कुछ केसेस है जहाँ पर ना वाउचर होते हुए भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब उसे वाउचर नहीं माना जाएगा। अगर वाउचर, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 कहता है द डेट ऑफ द वाउचर डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द डेट ऑफ द पेमेंट अंडर द कैश बुक। मतलब जो वाउचर की डेट बिल पे लिखी हुई है और जो वाउचर की डेट, वाउचर मतलब और जो डेट बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी हुई है वो दोनों मैच नहीं करता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वाउचर क्या हो जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ पर सेकंड पॉइंट कहता है द वाउचर हैज़ नॉट पास्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, ठीक है। मतलब कि अगर वाउचर को ना इशू करा होगा किसी अनऑथोराइज पर्सन ने या अनऑथोराइज पेमेंट के लिए इशू करा गया होगा, तो उस केस में वाउचर क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, इसमें द अमाउंट ऑफ वाउचर डिफर फ्रॉम द वर्ड्स एंड फिगर्स। मतलब वर्ड्स में कुछ और अमाउंट लिखा हुआ है, फिगर्स में कुछ और अमाउंट लिखा हुआ है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वाउचर को इनवैलिड वाउचर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है नेक्स्ट पॉइंट, द नेचर ऑफ द पेमेंट मेड इन द वाउचर डज नॉट रिलेट टू द बिजनेस। अगर वाउचर है, उसकी पेमेंट की गई है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में भी वाउचर को क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। आगे कहता है यहाँ पर द वाउचर इज इन टाइम इज इन द नेम ऑफ द कंपनी ऑफिशियल विदाउट एनी डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन। कि वाउचर तो है, मतलब वाउचर में ना डेट भी लिखा हुआ है, पेमेंट भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, बट ना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है कि क्या बेचा है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, सीधा अमाउंट लिखा हुआ है। तो अगर कंपनी को दिया है बट उसका डिटेल नहीं है ट्रांजेक्शन का, तो उस केस में भी उस वाउचर को इनवैलिड वाउचर माना जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है द अमाउंट ऑफ द वाउचर डज नॉट टैली विद द एंट्री इन द कैश बुक। कि जो अमाउंट उसमें लिखा हुआ है जो कैश बुक के अंदर अमाउंट है वो टैली नहीं हुआ, तो इस केस में भी क्या होगा, वाउचर को इनवैलिड वाउचर माना जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बताओ वाउचर क्या होता है और मिसिंग वाउचर क्या होता है। हाउ वुड यू एज एन ऑडिटर वाउच अ कैश सेल्स, ठीक है। और लास्ट में कहता है कि कैश सेल्स को चेक करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो ये सेम इजी है कर लेना, ठीक है। मैं बस तुम्हें क्या बताऊंगा, वाउचर और मिसिंग वाउचिंग के बीच में डिफरेंस। तो वाउचर तो बता रखा है मैंने क्या होता है, एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है एज ए एविडेंस के लिए, ठीक है। अब मिसिंग वाउचर क्या होता है, मिसिंग वाउचर वो वाउचर होता है जो ना मैनेजमेंट के द्वारा खो गया होता है। मतलब वो वाउचर होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स वगैरह रिकॉर्ड हुई होती है और बाद में ना वो वाउचर खो गया होता है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट ने वो वाउचर खो गया है। तो ऐसा वाउचर जिसे मैनेजमेंट ने खो दिया है तो वो वाउचर कहलाता है मिसिंग वाउचर। अब ये मिसिंग वाउचर होगा तो बेसिकली करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखो मैनेजमेंट के पास ऑप्शन होता है कि मैनेजमेंट या तो उसका डुप्लीकेट वाउचर लेके आ जाए, या तो, ठीक है, या तो डुप्लीकेट वाउचर ले आए किससे, जिस पार्टी से उसने वो ट्रांजेक्शन करा होगा। जैसे मान लो उसने किसी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करा, तो उस कंपनी के साथ क्या करे, उस कंपनी से रिक्वेस्ट करे कि मुझे इस डेट का ये जो ट्रांजेक्शन है उसका क्या दे दे, वाउचर दे दे, ठीक है। तो अगर वो वाउचर दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो उससे क्या होगा, फिर ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में उसके बारे में मेंशन करेगा, ठीक है, प्रॉपर रीजंस के साथ कि ये वाउचर मिसिंग वाउचर है, मुझे नहीं लगता कि ये वाउचर रियल है क्योंकि कंपनी से मैंने इन्फॉर्मेशन मांगा और कंपनी ने मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से वो अपनी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करेगा और आगे की जो कार्रवाई है वो पूरी करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे कैश सेल्स के बारे में कहता है कि कैश सेल्स करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। ठीक है, कैश सेल्स के करते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे, पढ़ लेना एक बार, या फिर जो मैंने तुम्हें पॉइंट बताते हैं वो वाले पॉइंट यहाँ पे अप्लाई कर लेना, हो जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, रूटीन चेकिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो रूटीन चेकिंग क्या होता है। रूटीन चेकिंग इज अ एलिमेंट्री पार्ट ऑफ ऑडिटिंग। It is a checking of mathematical accuracy of the books of account, accounting statement and other concerned records. Generally, it involves checking of the following. ठीक है, किन किन चीज़ों की चेकिंग होती है यहाँ पे। पोस्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री टू द लेजर्स, कास्टिंग ऑफ टोटलिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर्स, balancing of the ledgers account, carry forward of total and balances of all ledger accounts, transfer of balances from ledgers to trial balance and cast of both sides of the trial balances। ठीक है, इन सभी चीज़ों की चेकिंग वगैरह होती है। उसके बाद यहाँ पे आता है, उसके बाद आता है यहाँ पे थ्रो रूटीन चेकिंग इन अ सिंपल is simple, does not require much intelligence. It is an important to an auditor. Without this, the auditor cannot ensure the arithmetical accuracy of the transactions record. An auditor generally engage his senior clerk to do this type of auditing work. अब डिफरेंस बिटवीन द रूटीन चेक एंड वाउचिंग। वाउचिंग और रूटीन चेक के अंदर बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। वाउचिंग इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, बट रूटीन चेकिंग इज अ पार्ट ऑफ वाउचिंग। ठीक है, तो वाउचिंग क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि रूटीन चेकिंग क्या है, पार्ट है वाउचिंग का। वाउचिंग ट्रेसेस द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट, but routine checking is limited to the entries as they appear in the books of account। ठीक है, तो वाउचिंग क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो ट्रेस किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट के द्वारा। मतलब अगर आपको मान लो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप थर्ड पार्टी से मांग सकते हो इन्फॉर्मेशन, बैंक से मांग सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांग सकते हो, लेंडर से मांग सकते हो। जबकि रूटीन चेकिंग में क्या होगा, एंट्रीज से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आप एंट्री से ही कवर करोगे और उसके बाहर आप नहीं जा पाओगे। वाउचिंग के अंदर क्या होता है, वाउचिंग इज डन बाय द सीनियर ऑफिसर्स वाइल रूटीन चेकिंग इज डन बाय द जूनियर लेवल ऑडिट स्टाफ। तो वाउचिंग में सीनियर लेवल वर्क करता है, जबकि रूटीन चेकिंग में कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, जूनियर लेवल का बंदा भी ये काम कर सकता है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे द ऑडिटर वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑफ एंट्रीज इन वाउचिंग। जबकि रूटीन चेकिंग में क्या होता है, ऑडिटर वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज। ठीक है, मतलब अरिथमेटिकल के अंदर वो टोटलिंग वगैरह चेक करता है कि अच्छा डेबिट साइड का बैलेंस 10,000 है तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना है, 10,000 हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, अमाउंट जहाँ पे 10,000 आना चाहिए था वहाँ पे 10,000 आया नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें चेक करता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। जबकि उसमें क्या चेक किया जाता है, उसमें वाउचिंग के अंदर क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को चेक किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग। तो वाउचिंग का जनरल प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली हम वाउचिंग क्यों करते हैं उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे ना जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना वाउचिंग के, तो वो यहाँ पे लिख दो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हाट इज अ वाउचिंग और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचिंग। तो वाउचिंग क्या होता है ये पूछा उसने, और वाउचिंग कितने टाइप्स का होता है वो पूछा है। तो वाउचिंग क्या होता है बता रखा है मैंने, जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख दो, काम चल जाएगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचिंग देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला होता है कैश वाउचिंग। कैश वाउचिंग क्या होता है, कैश वाउचर, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर पूछा ना उसने, कि कितने टाइप्स के वाउचर्स होते हैं। तो पहला आएगा तुम्हारा कैश वाउचर्स। तो कैश वाउचर क्या होता है, कैश वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कैश ट्रांजेक्शन। जो भी जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे उससे रिलेटेड जो वाउचर बनता है वो बनता है आपका कैश वाउचर। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, डेबिट वाउचर। ठीक है, ये किसके लिए होगा, पेमेंट ऑफ कैश के लिए होगा। तो डेबिट वाउचर फॉर ऑल टाइप ऑफ पेमेंट ऑफ कैश सच एज फॉर buying of goods, payment to creditor, investment, depositing money in bank, etc। ठीक है, और दूसरा आएगा इसमें नॉन कैश ट्रांसफर ऑफ वाउचर्स। ठीक है, दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द नॉन कैश ट्रांजेक्शन फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, फिक्स सेट्स और इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए होता है। और उसके बाद देखो सेकंड टाइप आता है इसमें supporting vouchers। These vouchers serves the documentary evidence of the transactions that have happened. For example, a bill of expenses attached along with the original vouchers to further support the primary vouchers, पेट्रोल बिल अटैच विद द कन्वेंस वाउचर्स एक्सेट्रा। तो दो टाइप के बिल होते हैं, दो टाइप के वाउचर्स होते हैं। पहला होगा तुम्हारा कौन से, कैश वाउचर्स, जिसमें कैश से रिलेटेड सारे खर्चे आएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा तुम्हारा नॉन कैश वाला, जिसे हम कहेंगे
सपोर्टिव, ठीक है, सपोर्टिव, सॉरी हाँ नॉन कैश वाला आएगा और तीसरा आएगा तुम्हारा सपोर्टिंग वाउचर्स। तो बेसिकली 3 टाइप के तुम्हारे वाउचर्स होंगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। बस काफ़ी है, बाय बाय।